Good morning, student. This is Dr. Amrita Panda, Assistant Professor, Department of Biotechnology, संत कल्याण गुरु विश्वविद्यालय। आज हम सेल लाइन कैरेक्टराइजेशन के ऊपर पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल लाइन क्या है? सेल लाइन एक परमानेंटली एस्टेब्लिश्ड सेल कल्चर है। जब हम प्राइमरी कल्चर से सब कल्चर करके रिपीटेड सेकेंडरी कल्चर मेंटेन करते हैं, कुछ पैसेज नंबर के बाद वो सेल कल्चर परमानेंटली एस्टेब्लिश हो जाता है, उसको सेल लाइन कहते हैं। कुछ सेल लाइन कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही डिवाइड करते हैं, उसके बाद चाहे हम कितना भी फ्रेश मीडियम या स्पेस प्रोवाइड करें वो और डिवाइड नहीं करते हैं। ज़्यादातर वो फाइनाइट सेल लाइन्स होते हैं, उसको हैफ्लिक लिमिट कहा जाता है। हैफ्लिक लिमिट इज द नंबर ऑफ टाइम्स ए नॉर्मल सेल पॉपुलेशन विल डिवाइड बिफोर इट स्टॉप्स। क्या मतलब है इसका? सेल डिवीजन स्टॉप करने से पहले एक नॉर्मल सेल कितनी बार डिवाइड करेगा उसको हैफ्लिक लिमिट कहते हैं। आप पूछ सकते हो कि ऐसे सेल डिवीजन स्टॉप क्यों हो जाता है? क्योंकि जब नॉर्मल सेल कई राउंड तक डिवाइड हो जाता है तो उसमें टेलोमेरेज एंजाइम की शॉर्टेज हो जाती है। ये टेलोमेरेज एंजाइम सेल के क्रोमोसोम की टेलोमियर के रिप्लिकेशन के लिए एसेंशियल है। क्योंकि टेलोमेर रिप्लिकेशन नहीं हो पाता है तो क्रोमोसोमल एंड का एब्सेंस होने के कारण वो क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी दिखती है सेल में और सेल अनस्टेबल हो जाता है और डेड हो जाता है या उसमें बहुत सारी क्रोमोसोमल एबरेशन हो जाती है। तो एनिमल सेल कल्चर में जो कुछ कॉमनली यूज्ड सेल लाइन्स हैं उनके ऊपर एक टेबल में दिखाना चाह रही हूँ। जैसे कि आप बहुत पॉपुलर सेल लाइन है चाइनीज हैमस्टर ओवरी सेल लाइन, ये एक इपिथेलियल सेल है। बेबी हैमस्टर किडनी सेल लाइन, ये फाइब्रोब्लास्ट है। हीला सेल लाइन, ह्यूमन सर्विकल कैंसर सेल लाइन, इपिथेलियल सेल है। कैनाइन किडनी सेल लाइन इपिथेलियल है। ये सब कॉमनली यूज सेल लाइन्स है। इन सेल लाइन को कल्चर करके हम वैक्सीन भी बना सकते हैं, ड्रग टॉक्सिसिटी स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमें जब कोई भी सेल लाइन पे काम करना है वी नीड टू ऑर्डर इट फ्रॉम एनी सेल कल्चर बैंक। बहुत सारे कल्चर कलेक्शन सेंटर है, जैसे अमेरिकन टाइप सेल कल्चर कलेक्शन सेंटर ATCC, तो वो एक मास्टर बैंक है। वहाँ से हमें सेल लाइन को ऑर्डर करना होता है और फिर उस सेल लाइन को हमें रिवाइव करके अपने लेबोरेटरी में उसको कल्चर करना रहता है। तो सबसे पहले जब हम कोई सेल को ऐसे मास्टर बैंक से ऑर्डर करते हैं और उस पर काम करना चाहते हैं, वी नीड टू फाइंड आउट द ऑथेंटिकेशन ऑफ दैट सेल लाइन। जो जिस ओरिजिन जिस स्पीसीज का हमने सेल ऑर्डर करा था, क्या वही सेल हमारे पास आया है? क्या उस सेल लाइन में कोई क्रॉस कंटामिनेशन है या नहीं? क्या उस सेल में व्हाट आई कैन से कंफर्मेशन की ओरिजिन सेम है? कौन से सेल लीनिएज का है? सेल लीनिएज की कौन से स्टेप में वो सेल है? जैसे क्या वो प्रिकॉसर सेल है, क्या वो डिफरेंशिएटेड सेल है? इन सारे चीज़ों को कैरेक्टराइज करना ही सेल लाइन कैरेक्टराइजेशन है। सेल लाइन कैरेक्टराइजेशन के बिना हम सेल लाइन को किसी भी एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब बात है कि कैसे किसी सेल लाइन को हम कैरेक्टराइज करें। हर सेल में कुछ स्पेसिफिक मार्कर्स होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर सेल लाइन को कैरेक्टराइज करेंगे। उसके क्रोमोसोम के नंबर, उसके डिफरेंशिएटेड टिश्यू प्रोडक्ट्स, इनके बेसिस पे हम सेल लाइन को कैरेक्टराइज करेंगे।
तो सबसे पहले सेल की मॉर्फोलॉजी, जो कि सेल को आइडेंटिफाई करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने ये चेक करा था कि किसी चाइनीज हैमस्टर ओवरी सेल लाइन, इससे इपिथेलियल सेल, बेबी हैमस्टर सेल किडनी सेल लाइन, इससे फाइब्रोब्लास्ट सेल। तो ये जो इपिथेलियल सेल, क्या मीनिंग है उसका? इपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ये फ्लैटेंड सेल्स होते हैं। आप देख सकते हो डायग्राम में दिया है, फ्लैटेंड सेल फ्लैट हैं और पॉलीगोनल शेप के हैं। बट फाइब्रोब्लास्ट सेल का मैं एक डायग्राम दिख रहा हूँ, आप देख सकते हो। फाइब्रोब्लास्ट जो है वो इलोंगेटेड सेल है, उनका विड्थ, उनका लेंथ विड्थ से कई गुना ज्यादा बड़ा है। और जो लिम्फोब्लास्ट सेल है वो स्फीयरिकल सेल है। ये जो इपिथेलियल सेल और फाइब्रोब्लास्ट सेल, ये सब सेल की स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजी है, शेप है। ये एनकरेज डिपेंडेंट सेल है, जबकि लिम्फोब्लास्ट सेल जो है ये एनकरेज इंडिपेंडेंट है। ये सस्पेंशन कल्चर में ग्रो करेगा। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि सेल की मॉर्फोलॉजी से क्या वो फ्लैटेंड है, क्या इलोंगेटेड है, उससे हम बता पाते हैं कि सेल किस टाइप का है। उसी तरह और भी कई सारे मेथड हैं सेल लाइन को कैरेक्टराइज करने के लिए, जैसे कैरियोटाइपिंग करके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, क्रोमोसोम पेंटिंग, आइसोएंजाइम एनालिसिस, सेल सरफेस एंटीजन एनालिसिस। इन सारे मेथड से हम सेल लाइन को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग या क्रोमोसोमल एनालिसिस, इससे हम सेल कौन से स्पीसीज को बिलोंग करता है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके क्रोमोसोम के बैंडिंग पैटर्न के बेसिस पे हम ह्यूमन और माउस क्रोमोसोम को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्रोमोसोम के कोई एक पर्टिकुलर जीन स्पेसिफिक प्रोब यूज करके और उस प्रोब को फ्लोरोसेंटली लेबल करके हम क्रोमोसोम की उसी लोसाई को फ्लोरोसेंटली लेबल कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, जिसको क्रोमोसोमल पेंटिंग कहते हैं। उसके बेसिस पे भी हम स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि कहीं हमारा सेल लाइन मिस आइडेंटिफाइड तो नहीं है, कहीं उसमें कोई क्रॉस कंटामिनेशन तो नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि कैसे हम एक क्रोमोसोमल स्मीयर बनाएं। सबसे पहले कैरियोटाइपिंग करने से पहले हमें क्रोमोसोमल प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ये डायग्राम मैंने फ्रेशने बुक से लिया हुआ है, चैप्टर 16 से। तो सबसे पहले ये आपका एनिमल सेल कल्चर है, जो कि राउक्स बॉटल में कल्चर है। इसमें हमने कॉल्चिसिन ऐड करा। कॉल्चिसिन ऐड करने से वो सेल को माइटोसिस में अरेस्ट कर लेगा। माइटोसिस की मेटाफेज में अरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम उस सेल कल्चर को ट्रिप्सिन एंजाइम से ट्रीट करेंगे, जिससे वो उसका जो सरफेस से अटैचमेंट है वो लूज हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। उसके बाद हम पूरा सेल सस्पेंशन को लूजली अटैच्ड सेल सस्पेंशन को हाइपोटोनिक साइट्रेट सॉल्यूशन में 37 डिग्री में आधे घंटे के लिए सस्पेंड करेंगे। उसके बाद उस सेल को फिक्स करने के लिए हम कोल्ड एसिटिक एसिड और मिथेनॉल की फिक्सेटिव में उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद उसी सॉल्यूशन को हम एक ड्रॉपर में लेके या पिपेट में लेके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से स्लाइड के ऊपर ड्रॉप ऑफ करेंगे। और इतनी फोर्सफुली ये ड्रॉप ऑफ होगा कि आपका ड्रॉप जैसे ही ग्लास स्लाइड के सरफेस को टच करेगा वो पूरा स्प्रेड हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा, जिससे आपका जो भी क्रोमोसोम है वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे।
और उसके बाद आप उस क्रोमोसोमल प्रिपरेशन को जिम्सा से स्टेन कर सकते हैं और उसको कवर स्लिप माउंट कर सकते हैं और उसको 100x मैग्निफिकेशन में उसकी इमेज ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ऐसे क्रोमोसोमल प्रिपरेशन के बाद कैसे हम कैरियोटाइप बनाएं। तो कैरियोटाइप करने के लिए हमें सबसे पहले क्रोमोसोमल प्रिपरेशन का एक डिजिटल फोटोग्राफ लेना होगा। मीन्स कैमरा में हम उसकी इमेज को कैप्चर करेंगे, जैसे कि ये फर्स्ट नंबर में आया है। तो उसके बाद एक एक क्रोमोसोम को सिलेक्ट करेंगे और उस क्रोमोसोम को एक न्यू फाइल में पेस्ट करेंगे। इसमें देखो कैरियोटाइपिंग में हम कोई भी वेट लैब नहीं कर रहे हैं, ये कंप्यूटर में हो रहा है। तो अब उस एक क्रोमोसोम को हम फिर रोटेट करें, उसको वर्टिकल करने के लिए। उसके बाद उसके बैकग्राउंड का जो इमेज है उसको डिलीट करें, है ना। और ऐसे करके सारे एक स्लाइड के एक क्रोमोसोमल प्रिपरेशन में जितने भी क्रोमोसोम हैं उन सभी क्रोमोसोम को उनके सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर अलाइन करें, अरेंज करें। तो जिससे क्या हुआ, क्रोमोसोम अपने साइज के बेसिस पे भी, सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे, आर्म रेशियो के बेसिस पे वो सब अरेंज हो पाएंगे, जिससे कि हमें पूरा एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल द chromosomes present in a particular species, we can able to arrange them and we'll get a schematic representation of all the chromosomes, and the chromosomes are arranged on the basis of certain criteria। तो वो हो गया आपका कैरियोटाइप। कैरियोटाइप से हमें आप क्रोमोसोम नंबर के बारे में पता चलेगा, तो हम इजीली बता पाएंगे कि हमारे उस सेल लाइन में क्या माने कौन से स्पीसीज को वो बिलोंग करता है। उसके बाद क्रोमोसोम बेंडिंग से भी हम स्पीसीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सेल का। जैसे इस डायग्राम में मैं जिम्सा स्टेनिंग से ह्यूमन मेल क्रोमोसोमल स्प्रेड को आइडेंटिफाई कर रही हूँ। जैसे ये जिम्सा स्टेनिंग क्या है, जिम्सा स्टेन से क्रोमोसोम के कुछ रीजन डार्कली स्टेन होंगे, वो रीजन्स हेट्रोक्रोमैटिन रीजन्स हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, और कुछ रीजन लाइटली स्टेन होंगे जो कि यूक्रोमैटिक रीजन है। यूक्रोमैटिन रीजन मीन्स जो कि जीसी रिच रीजन है, वो एक्सप्रेस्ड होते हैं, उसमें कोडिंग जीन्स होते हैं। हेट्रोक्रोमैटिक रीजन वो एटी रिच है, वो लेट रिप्लिकेटिंग है, उनमें ज़्यादातर नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं। उसी तरह क्यू बेंडिंग से भी, ये सब बेंडिंग पैटर्न है जिसमें अलग अलग स्टेन्स यूज हो रहे हैं। जैसे क्वीनाक्रिन स्टेन, क्वीनाक्रिन स्टेन से आप देख सकते हैं एक फ्लोरोसेंट जी बेंडिंग है जिसमें हेट्रोक्रोमैटिक रीजन मोर ब्राइटली स्टेन होंगे। यहाँ आप स्लाइड में देख सकते हो एरो मार्क है जिसमें वाई क्रोमोसोम ब्राइटली फ्लोरोस कर रहा है क्वीनाक्रिन स्टेन से। तो इससे भी हम बता सकते हैं कि ह्यूमन मेल का क्रोमोसोमल स्मीयर है, इसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये ह्यूमन का है। इसलिए हम स्पीसीज भी और सेक्स भी बता सकते हैं। उसी तरह सी बैंडिंग से सेंट्रोमियर रीजन ही क्रोमोसोम का स्टेन होता है, और it's not a good method. It do not permit the identification of every chromosome in a somatic cell. It can only be used for identification of certain specific chromosomes. सारे क्रोमोसोम इससे आइडेंटिफाई नहीं होंगे। उसी तरह मैं इस स्लाइड में आपको एक 3 डिफरेंट डायग्राम दिखाना चाहूंगी, जिसमें फर्स्ट डायग्राम में ह्यूमन क्रोमोसोम जिम्सा स्टेन से हुआ है, सेकेंड में ह्यूमन क्रोमोसोम होचेस 33258 करके एक डाई से स्टेन हुआ है। ये जो होचेस 33258 है ये माउस सेंट्रोमियर को ज्यादा फ्लोरस करेगा। The mouse centromere fluoresces more brightly than human centromeres by Hodges 33258। ये जो सी स्लाइड है इसमें आप देख सकते हो
ह्यूमन क्रोमोसोम और माउस क्रोमोसोम मिक्स्ड है, जिसमें ह्यूमन HS 3325 के ट्रीटमेंट से माउस के जो